एक लड़की का सिग्नल पर एक्सीडेंट होने की वजह से उसे चक्कर आकर वह गिर गई थी। इसलिए मैं उसे अपने घर लेकर आया था। अगले दिन वह सुबह ही उठकर नहाने के लिए बाथरूम में गई। मैं भी अभी अभी उठकर अपने बेडरूम से बाहर आ रहा था। तभी वह नहाकर बाहर आई। शरीर के चारों ओर सिर्फ तौलिया लिपटा हुआ, बालों से टपकता पानी और उसके चेहरे पर उस सुबह की रोशनी में उभरती हुई मासूम सुंदरता। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़ा रह गया। नजर हट ही नहीं रही थी। अचानक उसका ध्यान मेरी तरफ गया। वह शर्माई और पीठ मोड़ के खड़ी रही और आगे कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं 30 साल का हूँ और अभी अविवाहित हूँ। फिलहाल मैं शहर में एक प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करता हूँ। मेरे माता पिता अभी भी गांव में ही रहते हैं और मैं शहर में अपने छोटे से लेकिन शांत घर में अकेला रहता हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल व्यवस्थित, सरल और शांतिपूर्ण चल रही थी। रोजमर्रा की भागदौड़, ऑफिस, घर और हफ्ते के आखिर में गांव जाकर माता पिता से मिलना, बस यही मेरी दुनिया थी। लेकिन उस एक शाम को जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी का पूरा रुख बदल देने वाला था। उस दिन मैं ऑफिस से थका हुआ बाहर निकला और अपनी फोर व्हीलर में बैठकर घर की ओर निकल पड़ा। शाम के लगभग 6:15 बजे रहे थे। शहर की लाइटें जलने लगी थी। सड़क पर भीड़ रोज की तरह दौड़ रही थी। हॉर्न की आवाजें, भागदौड़, लोगों की तेजी, सब कुछ हमेशा की तरह ही था। मैं गाड़ी से धीरे चलाते हुए एक सिग्नल पर रुका। सिग्नल रेड था। तभी मेरी नजर जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करती एक युवती पर पड़ी और मेरा सांस कुछ पल के लिए थम गया। साड़ी में वो युवती इतनी खूबसूरत थी कि जैसे किसी तस्वीर से निकलकर चली आई हो। उसके चेहरे पर एक अनोखी मोहकता थी, चाल में एक सादगी और उसकी आंखों में एक गहरा दुख और डर की परछाई दिख रही थी, जैसे वो अपने मन की पीड़ा छुपाकर जीने की कोशिश कर रही हो। मैं कुछ क्षण उसे देखता ही रह गया। तभी अचानक सिग्नल का हरा हुआ और वह अभी भी सड़क के बीच में ही थी। मैं यह देख रहा था कि क्या उसके पास आगे बढ़ने का समय है। और तभी सड़क के कोने से बिजली की गति से एक ट्रक आया और जोरदार टक्कर मारकर उसे उड़ा दिया। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही वह जमीन पर गिर चुकी थी। बिना एक पल गवाए मैंने तुरंत गाड़ी किनारे लगाई और दौड़कर उसके पास पहुंचा। मैं चिल्लाकर आसपास के लोगों से गाड़ी रोकने को कह रहा था। उसके सिर से बहुत तेज खून बह रहा था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके सिर पर बांध दिया। वह पूरी तरह बेहोश थी। कुछ लोगों ने मदद की और हम सबने मिलकर उसे सावधानी से मेरी कार की पिछली सीट पर लेटा दिया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने नजदीकी हॉस्पिटल कहाँ है पूछा। एक आदमी ने कहा, साहब 2 किलोमीटर आगे है हॉस्पिटल। मैंने बिना एक सेकंड खोए गाड़ी तेजी से हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी। उसका सांस धीमा पड़ता महसूस हो रहा था और मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट घर करने लगी थी, जैसे इस वक्त उसकी जिंदगी मेरी ही जिम्मेदारी बन गई हो। रास्ते का हर सिग्नल, हर मोड़ उस वक्त मुझे जानलेवा लग रहा था। लगभग 2.5 किलोमीटर आगे जाने पर दाई तरफ मुझे हॉस्पिटल दिखाई दिया। मैंने गाड़ी सीधे मुख्य दरवाजे तक ले जाकर आवाज लगाई, कोई है क्या, प्लीज मदद कीजिए। तुरंत 2-3 स्टाफ दौड़ते हुए बाहर आए और उन्होंने मिलकर उसे उठाया और अंदर ले गए। डॉक्टर ने उसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए लिया और फौरन सीटी स्कैन कराया। मैं बाहर खड़ा कांपते हुए इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, घबराइए मत, सिर पर सिर्फ हल्की सी चोट है, अंदर कुछ भी गंभीर नहीं है, थोड़ी ही देर में वह होश में आ जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई। डॉक्टर ने फिर मुझे उसका नाम पूछा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने शर्मिंदा से पूरी घटना बता दी। डॉक्टर समझते हुए सिर हिलाने लगे। तभी पास की नर्स ने आवाज लगाई, साहब पेशेंट होश में आ गई है। मेरे मन में एक साथ राहत और उत्सुकता उमड़ आई। मैं और डॉक्टर तुरंत उसके पास उसके कमरे में गए। वह धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। उसकी आंखों में अभी भी डर था। वह घबराकर इधर उधर देख रही थी और कांपती आवाज में बोली, मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर शांत स्वर में बोले, आप अस्पताल में हैं, आपके सिर पर चोट लगी थी, लेकिन अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही वह अचानक डर कर उठकर बैठ गई।
जैसे उस पल की सारी भयावह यादें एकदम सामने आ गई हो। उसके चेहरे पर दुख, घबराहट और बेबसी साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर ने उसके पास खड़े होकर मेरी ओर इशारा किया और बोले, इन्होंने आपको एक्सीडेंट के बाद तुरंत यहाँ लाकर भर्ती कराया है। यह मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में कृतज्ञता का नमी भरा भाव उभर आया और कुछ पल बाद उसने कांपते हाथों से हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्यवाद, मेरी जान बचाई आपने। वह बोली। उसकी आवाज कमजोर थी, पर सच्चाई और कृतज्ञता साफ महसूस होती थी। मैंने उसे हल्के स्वर में कहा, चिंता मत करो दीपा, तुम सुरक्षित हो। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी होने नहीं दूंगा। डॉक्टर ने उसका नाम पूछा और वह शांत थके हुए स्वर में बोली, मेरा नाम दीपा है। डॉक्टर कागज देखते हुए बोले, दीपा को कोई गंभीर चोट नहीं है। अगर आप चाहते हो तो इसे घर ले जा सकते हैं या इसे कुछ देर यहाँ आराम करने दे दीजिए। उन्होंने बताया कि उसे पहले ही इंजेक्शन दे दिया है, दवाइयाँ लिख दी है और 2 दिन बाद ड्रेसिंग के लिए सिर्फ लाना पड़ेगा। डॉक्टर मेरे तरफ जिस गंभीरता से हृदय से देख रहे थे वह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर शायद मैं शुरू से उसके साथ था इसलिए वे मुझे ही जिम्मेदार समझ रहे थे। ये विचार मेरे मन में आया और मैंने सिर हिलाकर उनकी हर बात ध्यान से सुन ली। डॉक्टर का बिल चुकाकर मैं फिर दीपा के कमरे में गया। वह शांत बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा दबा हुआ दुख साफ दिख रहा था, जैसे कोई गहरी चोट देने वाला अनुभव वह मन में दबाकर रखे बैठी हो। मैं उसे उसके पास जाकर धीरे से बोला, दीपा बाहर चल सकती हो, आराम से उठो। वह हल्का सा कराई उठी और बोली, हाँ हो जाएगा। हम दोनों धीरे धीरे कार तक पहुंचे। मैंने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, दीपा तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है, बताना। मेरा सवाल सुनकर वह अचानक बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखें भर आने लगी। वह कुछ बोले बिना बस जमीन पर नजर गड़ाए बैठी रही। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ बहुत गहरा, बहुत काला दर्द छुपा है। मैंने और नरम आवाज में पूछा, दीपा क्या हुआ? सिग्नल पर भी तुम बहुत डरी हुई, खोई हुई लग रही थी। कोई परेशानी है? किसी ने तुम्हें कुछ किया है क्या? पर वह सिर्फ कांपते स्वर में बोली, मुझे यही छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। उसके शब्द टूट रहे थे। आवाज में डर और लाचारी इतनी स्पष्ट थी कि जैसे उसे हाथ लगाकर महसूस किया जा सकता हो। मैं कुछ पल उसे देखता रहा और तभी पूरी तरह समझ गया कि यह लड़की किसी बहुत बड़े संकट में गुजर रही है। मैं नरम लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, दीपा इस हालत में मैं तुम्हें कभी भी सड़क पर अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने उसे कार में बैठाया और पास के एक छोटे लेकिन साफ सुथरा होटल देखकर सीधे वहां गाड़ी ले गया। हम अंदर गए और एक कोने के शांत टेबल पर बैठ गए। मैंने उसके लिए गरम सैंडविच मंगवाया और अपने लिए भी। प्लेट आते ही मैंने कहा, दीपा पहले थोड़ा खा लो, शरीर को ताकत मिलेगी। वह कुछ बोले बिना सैंडविच हाथ में लेकर बैठी रही। वह एक कोर लेती, फिर कुछ सेकंड रुकती, फिर मेरी ओर देखती, जैसे उसके मन में अनगणित सवाल हो। उसके चेहरे पर दिखने वाला डर, टूटापन और एक असह्य सा रोष मेरे दिल को भीतर तक भिड़ता था। जैसे उसकी आंखों से बहने वाले आंसू सिर्फ उस पल के नहीं थे, बल्कि कई दिनों और कई रातों से मन में दब रखे दर्द के थे। उसने आधा सैंडविच खाया और मैं शांत लेकिन चिंता भरे सुर में बोला, दीपा अब सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपना घर का पता क्यों नहीं बताती? इतनी डरी हुई क्यों हो? मेरा वाक्य खत्म होता न होता उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वह कांपते हिचकते स्वर में बोली, मैं घर नहीं जा सकती। उसका स्वर इतना टूटा हुआ था कि उसके हर शब्द के पीछे कितनी पीड़ा छुपी है यह साफ समझ आ रहा था। कुछ देर वह बस रोती रही। मैं उसके सामने शांत बैठा रहा, उसे समय देता रहा, क्योंकि कई बार आंसू ही मन को ढांढस देने वाले शब्द बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और अपने दिल को मत देने वाली कहानी सुनाना शुरू किया। मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया है क्योंकि मैं विधवा हूँ। यह सुनते ही मेरा दिल दहल गया। आज के जमाने में भी किसी स्त्री को सिर्फ
विधवा होने के कारण ऐसे ही जीना पड़ता है, यह समझना ही मुश्किल था। वो आगे शांत स्वर में बोली, 3 साल पहले मेरा विवाह हुआ था। विशाल के साथ हमारा संसार बहुत अच्छा चल रहा था। हम दोनों बहुत खुश थे, सपने देख रहे थे, अपनी छोटी सी दुनिया बनाने में लगे थे। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद विशाल को अचानक हार्ट अटैक आया और यहाँ उसका गला भराया। उसने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में आगे बोली, और वह चला गया। मेरा पूरा संसार टूट गया। मेरी जिंदगी पर जैसे कोई अंधेरा छा गया। वह थोड़ा लंबी सांस लेकर आगे बोली, मैं अपने मामा के घर पली पड़ी। पति के जाने के बाद उन्होंने मुझे कुछ दिन अपने घर ले गया, लेकिन उनकी हालत गरीब थी और मैं उन पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं वापस ससुराल लौट गई। लेकिन वहाँ वहाँ मुझे जिंदगी भर ना भूले वाला अत्याचार सहना पड़ा। उसके स्वर में एक गहरा टूटापन था। वह आगे बोली, मेरी सास ससुर ने मुझे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्हें लगा कि मैं अपशकुनी हूँ। उन्होंने मुझे घर के कामों में नौकरानी की तरह रुलाया। दिन रात में चुप रही क्योंकि मेरा कहीं और जाने का ठिकाना नहीं था। लेकिन वह यहाँ कुछ पल रुके, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर धीमे स्वर में बोली, एक दिन घर में मैं अकेली थी और मेरे ही देवर ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। उसके आंखों में भय की परछाई फिर उभर आई। उसने हाथ कसकर भींचते हुए आगे कहा, मैं किसी तरह उसकी पकड़ से छूट गई और सब कुछ ससुरालों को बताया। लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उल्टे मुझे बुरे बुरे शब्द कहे, मेरी ही गलती बताई और उसी दिन मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि दोबारा कभी मत आना। वो दर्द से रो रही थी, उसका स्वर कांप रहा था। आज सुबह से मैं सड़क पर भटक रही हूँ। मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, नौकरी नहीं, पैसे नहीं, कोई अपना नहीं। सड़क पार करते समय मेरा ध्यान ये नहीं था और फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। आपने आपने मुझे बचाया। उसकी पूरी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी शांत सरल देखने वाली दीपा को जिंदगी ने इतना क्रूर झटका दिया है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके हर शब्द से उसका अकेलापन, उसकी असहायता और उसने झेली हुई पीड़ा मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैं कुछ क्षण मौन बैठा रहा, फिर धीमे स्वर में पूछा, दीपा, अब तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? वह कुछ ना बोली। उसकी आंखों में केवल निराशा का गहरा साया दिखाई दे रहा था। वह बोली, मैं चली जाती हूँ, आप मेरे बारे में मत सोचिए। लेकिन उसके उस टूटे हुए स्वर से साफ पता चल रहा था वह पूरी तरह अकेली है, बिल्कुल टूट चुकी है। मैंने शांत स्वर में उसकी ओर देखकर कहा, दीपा, क्या तुम मेरे घर चलोगी? मैं अकेला रहता हूँ। मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं। मुझे किसी की परेशानी नहीं और तुम्हें भी एक सुरक्षित जगह मिल जाएगी। कम से कम आज की रात तो चैन से सो पाओगे। मेरी बात सुनकर भी दीपा कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर एक टूटी हुई भयभीत खामोशी छा गई थी, जैसे उसके मन में 100 सवाल चल रहे हो। क्या यह आदमी सच में मेरी मदद कर रहा है या यह भी कोई नया खतरा है? लेकिन कुछ पल बाद वह बेहद दबे हुए कमजोर स्वर में बोली, मुझे किसी पर आश्रित नहीं रहना। मुझे किसी के एहसान नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कोई काम दिला दे तो अच्छा होगा। उसके स्वर में जो हट्टी दर्द था वह हट्टा नहीं, हर रोज की जिंदगी की लड़ाई से बना हुआ एक कवच था। जैसे वह दुनिया से लड़ते लड़ते मदद भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैंने उसके शब्दों को सुनकर धीमे से मुस्कुराया। उसका मन हल्का करने के लिए बोला, बाहर क्या काम करोगी तुम? सड़क पर, दुकान में? क्या वहां तुम्हें सुरक्षितता लगेगी? मेरे घर चलो, मेरे घर का काम करो, खाना बनाओ, मुझे खिलाना, घर साफ करना। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का काम हो जाएगा और मैं तुम्हें वेतन दूंगा। तुम्हें किसी की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम काम करोगी और तुम्हें पैसे मिलेंगे, बस इतना ही। वह फिर शांत हो गई, लेकिन उसकी उस खामोशी में एक हल्का गहरा सा हाँ मुझे साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में दिख रहा था वह बहुत थक चुकी है, बिल्कुल अकेली पड़ गई है और कोई उस पर भरोसा कर रहा है। यह बात उसके लिए चौंकाने वाली जरूर थी, लेकिन दिलासा देने वाली थी। तब तक हमारा सैंडविच खत्म हो चुका था। मैं काउंटर पर जाकर पैसे देकर बोला, दीपा चलो, अब घर चले। वह धीरे धीरे उठी
थोड़ी थकी हुई, थोड़ी झिझकी हुई और वह मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। हम कार में बैठे और दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप निकल पड़े। कार में एक अलग सा माहौल था, नया भरोसा, नया इंसान, नई जगह और एक नया अनजान भविष्य उसके सामने खड़ा था। कुछ ही समय में हम मेरे घर के पास पहुंचे। गाड़ी रुकी और दीपा ने मेरे घर की ओर देखा। उसके चेहरे पर भारी सा आश्चर्य उभर आया, जैसे उसे जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा, खूबसूरत, व्यवस्थित और रोशनी से भरा हुआ घर देखा हो। वह मेरे पीछे पीछे घर के अंदर आई। घर का झूमर, गर्म रोशनी, सुबह सजावट, साफ सफाई और महंगी चीजें, हर एक चीज उसके लिए नई, अलग और अविश्वसनीय थी। वह थकी हुई लेकिन आश्चर्य से भरी आंखों से सब देखते हुए बोले, साहब, आपका घर बहुत बड़ा है। आप बहुत अमीर लगते हो। मैं हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, दीपा, अमीर होना सिर्फ पैसे से नहीं होता। और तुम यहाँ हो मतलब तुम मेहमान नहीं, तुम सुरक्षित हो, बस यही जरूरी है। फिर मैंने उसे गेस्ट रूम दिखाया और बोला, आज से तुम्हें यही रहना है, तुम्हें किसी की कमी नहीं होगी। वह चुपचाप से हिलाती रही, पर उसके उस 3 बार हिलाए हुए होकार में सिर्फ दिख रहा था कि उसका मन अभी भी कांप रहा है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई उसे बिना किसी स्वार्थ के आसरा दे रहा था। मैं अपने कमरे में गया और तभी ध्यान आया कि दीपा के पास दूसरे कपड़े ही नहीं। माँ जब शहर आती थी तो उनकी कुछ साड़ियाँ यही रह जाती थी। मैंने अलमारी खोली और एक हल्की सादी पर सुंदर साड़ी और एक तौलिया निकाला और दीपा के कमरे में गया। वह खाट पर बैठी हुई थी, थकी हुई, विचारों में खोई हुई। मैंने धीमे से कहा, दीपा। वह चौंक कर ऊपर देखने लगी। मेरे हाथ से साड़ी और तौलिया देखकर उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत आई। मैं उसके पास जाकर बैठा। यह लो, यह मेरी माँ की साड़ी है। यह तौलिया, पहले फ्रेश हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने उसे बाथरूम दिखाया और वह धीरे धीरे अंदर गई। उसके चाल में भी एक झिझक, एक डर और एक अनजान घर में दबा दबा अस्तित्व दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद जब वह नहाकर बाहर आई, नई साड़ी में वह ज्यादा तरोताजा, साफ और अलग सी लग रही थी। चेहरा ताजा था लेकिन आंखों में अब भी दबा हुआ दर्द और बीते दिनों के घावों की परछाई साफ दिख रही थी। रात के 8:30 बज चुके थे। मैं उसके कमरे में गया और उसे पानी का ग्लास दिया। वह ग्लास लेते समय चुपचाप मेरी ओर देख रही थी। उसकी नजर सादी थी, पर उन नजरों में एक गहरा सवाल छुपा था, जैसे वह मन ही मन पूछ रही हो, ये आदमी मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहा है, क्यों मुझ पर भरोसा कर रहा है। उसे शब्द में पूछने की हिम्मत नहीं थी, बस उसकी आंखों में वह हल्की सी शंका और कृतज्ञता का मिश्रण मुझे साफ महसूस हो रहा था। मैं धीरे से बोला, अब आराम करो, अच्छी तरह सो जाओ, सुबह बेहतर लगेगा। और फिर मैं अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटते ही पंखे की धीमी आवाज सुनते सुनते मैं विचारों में खो गया। इतनी सुंदर, मासूम दिखने वाली यह लड़की, उसकी जिंदगी में इतना दुख क्यों आया होगा? उसने क्या गलत किया था कि किस्मत ने उस पर इतने बेरहम वार किए? उसके रोने की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। कब नींद आई पता नहीं चला। सुबह 7 बजे अलार्म बजा तो मैं घबरा कर उठा। चेहरे पर अभी भी उसकी कहानी की परछाई घूम रही थी। मैं हॉल में आया और एक पल के लिए ठिठक गया। दीपा उठ गई थी और पूरा घर साफ कर रही थी। वह फर्श पोंछ रही थी, चीजें व्यवस्थित कर रही थी, जैसे यह घर का हो और वह इस घर की हर वस्तु में अपना अस्तित्व खोज रही थी। मैं हैरानी से बोला, दीपा, मैंने तुम्हें क्या काम करने के लिए कहा था? तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। वह मेरी ओर देखते हुए लेकिन दिल को छू लेने वाले स्वर में बोली, रहने दीजिए, कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ। घर में रहना हो तो घर का काम करना ही पड़ेगा। उसके इस साधारण वाक्य ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि उन शब्दों में उसका जिया हुआ सारा जीवन छुपा था। उसे आराम नाम की चीज कभी मिली ही नहीं थी। मैं सोफे पर बैठकर अखबार खोला, पर उससे नजर हट ही नहीं रही थी। उसने नहाया था, बाल गीले थे, साड़ी नरमाई से पीठ पर पड़ी थी। उस सादगी में भी वह बेहद आकर्षक लग रही थी और उसका सौंदर्य शांत रूप से खिल रहा था। कुछ देर बाद वह किचन में गई। मैं भी उसके पीछे गया। मेरे आने से वह
थोड़ा सा घबरा गई। उसने हल्के नजर डाली, जैसे पूछ रही हो किस लिए आए। मैं हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें दिखाने आया हूँ कि क्या कहाँ रखा है। घर की चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए ना। फिर मैंने उसे रसोई की सारी चीजें दिखाई, मसाले के डिब्बे कहाँ है, बर्तन किस अलमारी में है, गैस कैसे चालू करना है, तेल नमक चीनी कहाँ रखी है। वह सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर इतनी एकाग्रता थी कि जैसे उसने जिंदगी में पहली बार इतना व्यवस्थित और पूर्ण रसोई घर देखा हो। मैं बोला, चलो आज मैं ही चाय बनाता हूँ, तुम बस जरूरी चीजें बताओ। वह हल्के स्वर में बोली, दूध कहाँ है। मैंने फ्रिज से दूध का पैकेट निकाला। उसने चाय उठाई। उसके हाथ की हर हरकत से साफ लगता था कि उन उसने जीवन में कई बार चाय बनाई है, लेकिन किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने उसकी कभी कदर ही नहीं की। पहली बार उसने किसी ऐसे इंसान को चाय बनाई जो सच में उसका भला चाहता है। चाय तैयार हुई और हम दोनों हॉल में बैठकर शांति से चाय पीने लगे। वह साधारण चाय नहीं थी, उस गर्म चाय में एक अनजाने रिश्ते की शुरुआत, दो इंसानों के बीच विश्वास की एक हल्की रेखा, और उसकी आंखों में दिख रही नई जागी हुई सुरक्षा की आशा खुली हुई थी। कुछ देर बाद चाय खत्म हुई। मैंने पूछा, दीपा अब तबीयत कैसी है? वह शांत स्वर में बोली, ठीक है, बहुत बेहतर। फिर वह किचन में लौटी। थोड़ी ही देर में उसने हम दोनों के लिए नाश्ता तैयार किया। पहला कोर लेते ही मैं हैरान रह गया। उसके हाथों में अद्भुत स्वाद था। साधारण पोहे भी उसने ऐसे बनाए थे कि वे घर की ऊष्मा की याद दिलाने वाला लग रहे थे। उसके बाद उसने प्यार से और बहुत सलीके से मेरा ऑफिस का डिब्बा भर कर रखा। उसकी हर हरकत में अद्भुत अनुशासन और घर के कामों की प्राकृतिक कुशलता साफ दिख रही थी। मैं डिब्बा लेते समय उसने धीरे सम्मान पूर्वक कहा, यह लीजिए, खाने का टिफिन तैयार है। मैंने उससे कहा, दीपा समय पर दवाइयाँ लेना, कुछ खाना और आराम करना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। और हाँ, अगर कुछ लगे, कोई जरूरत पड़े तो यह लैंडलाइन और यह मेरा मोबाइल नंबर, कॉल करने में बिल्कुल संकोच मत करना। उसने चुपचाप आदरपूर्वक सिर हिलाया। मैं घर से बाहर निकलते समय एक बार पीछे मुड़ा। साफ साड़ी में, गीले बालों में, शांत चेहरे के साथ वह दरवाजे पर खड़ी थी। और उस क्षण मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में ऊष्मा, जीवंतता और किसी अपने के साथ होने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। मैं ऑफिस पहुंचा, लेकिन पूरे दिन मन शांत नहीं था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। लगातार विचार सिर्फ दीपा की तरफ ही जा रहे थे। उसकी सादगी, उसकी शांत आवाज, उसके चेहरे की हल्की मुस्कान, उसकी मासूम हरकतें, वह सब मन में गहराई तक घूमता रहा। काम खत्म होते होते सिर्फ 4 बजे हुए थे, इसलिए मैंने सब समेट कर घर के लिए निकल गया। घर का दरवाजा बंद था। मैंने बेल बजाई। दीपा दरवाजा खोलकर खड़ी हुई और उसके चेहरे पर वह हल्की सी स्वागत भरी मुस्कान देखकर मेरा पूरे दिन का थकान एक पल में गायब हो गया। अंदर आने पर उसने मुझे गर्म चाय बनाई और थोड़ी ही देर में गर्म भोजन भी तैयार था। उसके व्यवहार में अब एक घरेलू ऊष्मा, एक स्थिरता और मेरे प्रति बढ़ता विश्वास साफ महसूस हो रहा था। हम दोनों के बीच की झिझक दिन ब दिन कम हो रही थी। 2 दिन बाद रविवार आया। मैं उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने ड्रेसिंग बदला। वह बार बार मेरी तरफ देखकर कह रही थी, आपकी वजह से मुझे सहारा मिला। मैं बहुत आभारी हूँ। और उस क्षण उसकी आंखों में कृतज्ञता के साथ एक हल्का सा डर भी दिख रहा था, शायद मुझे खो देने का या फिर से अकेले पड़ जाने का। अगले 1-2 हफ्ते बहुत ही आराम से गुजरे। वह अब पूरी तरह ठीक हो गई थी और घर का हर काम दिल से कर रही थी। कपड़े धोना, खाना बनाना, घर पहुंचना, चीजें व्यवस्थित करना, उसकी हर हरकत में एक शांति और घर को सच में घर बनाने वाली ऊष्मा महसूस हो रही थी। उसका नाजुक स्वर, उसकी साधारण सी मुस्कान और उसके चेहरे पर उभरने वाला प्रसन्न भाव धीरे धीरे मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ रहे थे। एक शाम हम खाना खा रहे थे, तभी वह अचानक पूछती है, साहब आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं हंसते हुए बोला, पढ़ाई नौकरी करते करते समय निकल गया, अब लड़की देखना शुरू है।
वो हल्का सा हंसी और बोली, आपका मन बहुत अच्छा है, आप इतने संभाल कर रखते हैं, आपको बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी। मैं बाहर से हंसा, पर भीतर से उसके उन सादे निरागस शब्दों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी, क्योंकि अब मुझे वही पसंद आने लगी थी। उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी, उसकी कोमलता, उसका मन का, उसका अस्तित्व, सब कुछ मेरे मन में गहराई तक घर कर चुका था। उस दिन ऑफिस की छुट्टी थी। सुबह ही अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने सोचा कि थोड़ा वॉक कर आता हूँ। मैं शांतिपूर्वक बेडरूम से बाहर निकला और तभी सामने के कॉरिडोर में दीपा बाथरूम से बाहर आती दिखी। वह अभी अभी नहाकर निकली थी। उसके शरीर पर सिर्फ तौलिया लिपटा हुआ था, लेकिन वह क्षण अश्लील या गलत नहीं था। उलट उसकी क्षणों में एक निरागस स्वच्छ सुंदरता थी। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे थे। उन बालों से पानी की बूंदें दुट्ठी के पास से धीरे धीरे नीचे बह रही थी और उस दृश्य से सादगी, सहजता और कोमलता की एक अनकही चमक थी। मैं उस क्षण जैसे जम ही गया, नजर हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वह किसी चित्र की तरह पारदर्शक, मासूमियत और उस सुबह की रोशनी में इतनी सुंदर लग रही थी कि कुछ पल तो मुझे सांस लेने में भी देर हुई। मैं उसे अपनी नजरों से लगातार कुछ क्षण देख रहा था और उस क्षण में मुझे महसूस हुआ मेरे मन की भावनाएं अब शब्दों के परे चली गई थी। अचानक उसकी भी नजर मुझ पर पड़ी और वह एकदम दचक गई। उसका चेहरा डरी हुई चिड़िया की तरह जम गया। उसने तुरंत सिर झुका लिया, पलट कर खड़ी हो गई और तौलिया और भी कसकर पकड़े हुए जैसे खुद को छिपाने की कोशिश करने लगी। जैसे उस पल उसे खुद पर ही शर्म, संकोच और बेचैनी महसूस हो गई हो। मुझे समझ आया, मैं कुछ देर ज्यादा ही उसे देखता रह गया और वह परिस्थितियां उसके लिए बहुत ही मुश्किल थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं तुरंत शांतिपूर्वक पीछे मुड़ा, एक शब्द भी बोले बिना अपने कमरे में गया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अंदर आकर मैं कुर्सी पर बैठ गया और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन में एक ही विचार घूम रहा था, मैंने अभी क्या किया, मैंने क्या देखा। उसका ओस जैसा भीगा हुआ सौंदर्य, उसकी गर्दन और पीठ पर धीरे धीरे बहते पानी की बूंदें, उसके चेहरे पर वह घबराई हुई संकोच नजर, कुछ भी भूल नहीं पा रहा था। कुछ मिनटों तक मैंने खुद को संभाला, फिर ताजी हवा लेने के लिए बाहर टहलने गया। ठंडी हवा बदन से टकराई और मन में जमा डर, संकोच का बादल थोड़ा हल्का हुआ। जब मैं वापस घर आया तो हॉल में पेपर लेकर बैठा था। तभी दीपा चाय लेकर आई। आज उसके चेहरे पर कल वाला संकोच अब भी था। मुझे देखते ही उसने तुरंत नजर नीचे कर ली, चाय टेबल पर रखी और शांतपूर्वक किचन में चली गई। उसके उस शांत, विनम्र और संकोची भाव में भी एक अलग ही आकर्षण था। वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसका हर मोड़, उसकी हर नजर में मेरे मन से कुछ न कुछ कहकर जा रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पीछे किचन में गया। वह चाय के कप धोते हुए खड़ी थी। उसकी पतली सुंदर पीठ देखकर मेरे मन में एक हल्का नाजुक आकर्षण उमड़ा, जिसे मैं दबाने की कोशिश कर रहा था। उस क्षण मन सचमुच कमजोर हो गया। मैं उसके बिल्कुल पास गया और कुछ पलों के लिए मन में आया कि उसकी पीठ को हल्के से छू, उसे शांति से अपनी बाहों में भर लो। लेकिन ठीक उसी क्षण मेरा फोन जोर से बजा। मैं घबरा कर पीछे हटा और दीपा भी डर कर मेरी तरफ मुड़ी। होश में आते ही मैंने फोन उठाया। कॉल माँ का था। उनकी आवाज कमजोर थी। वह धीरे बोली, अमित, मुझे अस्पताल में एडमिट किया है। उन शब्दों ने मेरे पैरों तले की जमीन खिसका दी। चेहरा उतर गया, आवाज कांपने लगी। यह देखकर दीपा दौड़कर मेरे पास आई और धीमे स्वर में पूछी, क्या हुआ? मैं जल्दी से बोला, माँ बीमार है, मुझे अभी तुरंत निकलना होगा। बिना एक पल गवाए वह बोली, क्या मैं आपके साथ चलूं? उस क्षण मेरे मन को उसकी साथ की जरूरत थी। मैं हल्के से बोला, चल। हम तुरंत गाड़ी में बैठे और गांव की ओर निकल पड़े। 2 घंटे के सफर बाद हम अस्पताल पहुंचे। माँ का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, उन्हें चक्कर आया था। हम अंदर गए तो माँ की आंखें चौड़ी हो गई। आश्चर्य और प्रश्न ही दोनों उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसे पता ही नहीं था कि दीपा मेरे घर में
है और अब तो वह मेरे साथ यहाँ तक आ गई थी। माँ की नजरों में उठे हुए सवाल मैंने पहचान लिए और शांत स्वर में कहा, माँ पहले शांत रहो, तबीयत जरूरी है, बाकी सब मैं बाद में बताता हूँ। डॉक्टर आए और बोले कि अब सब नियंत्रण में है, डरने की बात नहीं। बिल भरकर हम चार, माँ, पापा, दीपा और मैं घर लौट आए। घर पहुंचकर मैंने माँ पापा के लिए चाय बनाई और ड्राइंग रूम में आया। माँ चाहे बीमार थी मगर बैठने आ गई और उसकी नजर बार बार दीपा पर जा रही थी, जैसे वह उसे समझने की कोशिश कर रही हो। आखिर माँ ने पूछा, अमित बेटा ये कौन है? मैंने शांतिपूर्वक सब बताया, दीपा का हादसा, उस पर हुआ अन्याय, ससुराल का अत्याचार, उसे घर से निकाल देना, उसका अकेले पड़ जाना और मैं उसे कैसे अपने घर लेकर आया। माँ पापा के चेहरे पर गहरा दुख उभर आया। माँ बोली, ऐसी लड़की पर जिंदगी ने इतना अन्याय क्यों किया? बेचारी कितना सहा होगा उसने। उस दिन से दीपा गांव के घर में हमारे साथ ही रहने लगी। माँ को समय पर दवाई देना, पापा को खाना परोसना, खाना बनाना, घर साफ करना। वह एक पल भी शांत नहीं बैठी थी, जैसे उसे एक नया परिवार मिला हो और वह उसे पूरे दिल से संभाल रही हो। माँ मुस्कुराते हुए मुझसे कहती, अरे देख अमित, दीपा बहुत अच्छी लड़की है, इतना काम करती है, इतनी देखभाल करती है। ऐसी लड़की जिसके घर जाए वे भाग्यशाली ही होंगे। पापा अभी भी उसे देखकर खुश रहते थे। उसकी सादगी, सेवा भाव, मासूमियत और मन की सफाई, इन सब ने घर में एक शांत दुखद वातावरण बना दिया था। एक हफ्ते में दीपा ने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी माँ पापा का भी मन जीत लिया था। और मेरा मन, वह तो उसकी प्यार भरी देखभाल में, उसकी मधुर मुस्कान में, उसकी कोमलता में इतना खोता जा रहा था कि मुझे खुद को यह बात स्वीकार करने में समय लग रहा था। हफ्ता खत्म हुआ और हम माँ पापा को विदा करने खड़े हुए। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मेरे और दीपा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वह शांत स्वर में बोली, बेटा ध्यान रखना, और दीपा मेरे बेटे का ही भी ख्याल रखना और अपना भी। माँ की बात सुनकर दीपा हल्के से मुस्कुराई। उस मुस्कान में आदर, अपनापन और हल्की सी लाज थी। हम दोनों मुस्कुराए और मन का हल्का हुआ। शहर लौटते समय कार की खिड़की से बाहर की हरियाली देखने पर महसूस हुआ इस हफ्ते में हमारे बीच कुछ गहरा बिना कहे पनप रहा था। एक दूसरे को चुपके से देखना, नजर मिलते ही अनजाने में मुस्कुराना और पास बैठते ही मन में उठने वाली हल्की धड़कन, हमारे रिश्ते की खिंचाव दिन ब दिन बढ़ रही थी। शाम को घर लौटकर हमने माँ के लिए बनाए हुए खाने को गर्म किया और खाया। खाते समय मुझे महसूस हुआ दीपा मुझसे कुछ कहना चाहती थी। उसकी नजरों में जैसे कुछ बताने की कोशिश थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मैं भी उसे बार बार देख रहा था। उसकी आंखें जैसे पूछ रही थी, क्या हमारे बीच कुछ खास जन्म ले रहा है? लेकिन हम दोनों ही कुछ नहीं बोले। खाना खत्म होने के बाद उसने घर समेटा और हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन उस रात बिस्तर पर लेटते ही मेरी नींद जैसे उड़ गई। आंखों के सामने लगातार दीपा, उसकी सादगी, उसकी खूबसूरती, उसकी मेहनत और उसकी आंखों में दिखती वह नाजुक दबा हुआ एहसास, उसका हर व्यवहार मन में घूम रहा था। अनजाने में ही मेरे कदम उसके कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजा आधा खुला था। मैंने धीरे से अंदर देखा तो वह बिस्तर पर लेटी थी, पर सो नहीं रही थी। करवट बदल रही थी, चादर खिसक रही थी, आंखें बंद कर जैसे जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हलचल से साफ पता चलता था कि वह भी मेरी की तरफ बेचैन और विचारों में डूबी हुई थी। मुझे देखती ही वह चौंक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल वह शांत हुई और धीरे से उठकर बैठ गई। जब मैं उसके पास गया, उसकी नजरों में जो था वैसा मैंने कभी नहीं देखा था। उस नजर में प्रेम था, दर्द था, अकेलापन का घाव था और मेरी नजदीकी की एक अनकही विनती भी। मेरा मन खुद को रोक नहीं पाया। भावनाओं के बहाव में, दिल की खिंचाव में मैंने उसे हल्के से अपनी बाहों में भर लिया। वह भी एक पल में मेरी बाहों में पिघल गई, जैसे उसे जिस सुरक्षा, अपनापन और सहारे की तलाश थी वह उसे इस क्षण मिल गई हो। कुछ पल हम वैसे ही खड़े रहे,
उस आलिंगन में दो टूटे हुए दिलों को एक नए विश्वास की ऊष्मा मिल रही थी। जीवन ने दे घाव धीरे धीरे भर रहे थे। फिर मैंने उसके दोनों नाजुक हाथ अपने हाथों में लिए, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए शांत लेकिन सच्चे मन से कहा, दीपा, मुझे तुमसे प्रेम होने लगा है। मेरे इन शब्दों से दीपा की आंखों में आश्चर्य, हल्की कसक और उमड़ता हुआ आनंद एक साथ चमक उठा। उसके होठ कांप गए, जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई उससे इतना सच्चा प्रेम करेगा। वह कुछ बोलने लगी थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसका गुलाबी हल्के कांपते हुए होठों पर एक कोमल, सावधान और सम्मान से भरा चुंबन रखा। वह बस एक पल का था, लेकिन उस एक पल ने मानो हमारी पूरी दुनिया बदल दी। उस चुंबन में कई जल्दबाजी नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, बस भावनाएं थी, प्रेम था और दो घायल दिलों की अनकही बातों का पूरा सार था। चुंबन खत्म होते ही वह तुरंत मेरी बाहों में कसकर समा गई, मानो उसे उम्र भर जिस सुरक्षा और अपनेपन की तलाश थी, वह उसे मिल गई हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हल्के कांपते स्वर में वह बोली, अपने ही मेरी देखभाल की, आप न होते तो मैं कहाँ जाती, कैसे जीती। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार है, बहुत प्रेम भी है, लेकिन क्या तुम्हारे माँ बाप हमारे प्रेम को स्वीकार करेंगे। मैं उसके और करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए शांत और दृढ़ स्वर में बोला, दीपा, माँ पापा तुम्हें पहले ही बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने से तुम्हें सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपनाया है। तुमने उनके दिल में अपनी जगह बना ली है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, शांत होकर आंखें बंद की और हल्के से मुस्कुराई। और उस रात से हमारा प्रेम दिन ब दिन खिलता गया, बढ़ता गया और भी गहरा होता गया। अगले 3 महीने हमारे जीवन में फूलों जैसे बीते। एक दूसरे के साथ हंसना, साधारण बातों में एक दूसरे का हाथ पकड़ना, चूल्हे पर बनती चाय की भाप में से झांकते हल्के चोर नजरों, एक दूसरे के लिए खाना बनाना, ऑफिस की थकान के बाद उसकी मुस्कान से मिलने वाला सुकून और उसके प्रेम से बड़े स्वभाव ने मेरे जीवन में जैसे उजाला ही भर दिया था। तीसरे महीने माँ पापा वापस शहर आए। हम तीनों हॉल में बैठे थे। मेरा मन तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा शांत रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने माँ पापा को हमारे प्रेम के बारे में बताया। उन्होंने एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराया और तुरंत हमें भर दी, क्योंकि उनका मन पहले ही उसके साथ जुड़ चुका था और दीपा उनके लिए बहुत प्रिय, बहुत करीब बन गई थी। कुछ ही दिनों बाद हमारा विवाह धूमधाम से हुआ। दोस्त, रिश्तेदार, गांव वाले सभी खुशी से झूम रहे थे। जब दीपा दुल्हन बनकर मेरे सामने आई, तब वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरा दिल बार बार उसी पर खोता जा रहा था। विवाह के बाद हमने एक दूसरे का साथ देते हुए हंसते खेलते अपना संसार शुरू किया। कुछ महीनों बाद एक बड़ा खुशियों से भरा क्षण हमारे जीवन में आया। दीपा गर्भवती थी। माँ पापा तो खुशी से झूम उठे। घर में उत्साह, मुस्कानी, त्योहारों जैसी रौनक और नई उम्मीदों की खुशबू भर गई। सही समय पर दीपा ने एक सुंदर चांद जैसी बेटी को जन्म दिया। उसकी आंखों में मेरे सपने थे और उसकी मुस्कान में दीपा की मासूमियत चमकती थी। आज हम तीनों, मैं, दीपा और हमारी छोटी परी, साथ में प्रेम से शांति और ढेर सारी खुशियों के साथ जीवन जी रहे हैं। हमारी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और उसके नए शब्द में, हर नई हंसी में हमें जीवन का एक नया अर्थ मिलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मेरे और दीपा के फैसले सही थे? अपना मत जरूर बताइए। जीवन में अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, किसी न किसी को आपके लिए प्रकाश बनकर खड़ा होना ही पड़ता है। प्रेम खून का नहीं, मन का रिश्ता होता है और किसी व्यक्ति का अतीत कभी उसके भविष्य का फैसला नहीं करता। इसलिए अगर कोई टूटा हुआ, अकेले, असहाय दिखाई दे तो एक साथ एक हाथ बढ़ाइए। हो सकता है उसकी एक हाथ से उसका जीवन बदल जाए।